हम सुबोध सर भैंसासुर बिहार से आपको नमस्कार करते हैं। कुछ आंधी तूफान के कारण लाइन नहीं था, एक आध दो वीडियो खराब हो गया। अब आज से अच्छा जगह लाइन आ गया है और आज से क्लास 9 और 8 का भी वीडियो डालेंगे। जो आपके आसपास संपर्क में क्लास 8 और 9 का हो तो वह सबको सूचित कर दीजिए कि आज से क्लास 8 और 9 भी सुबह से पढ़ा रहे हैं। तो अब हम बता रहे हैं आपको समतल दर्पण का उपयोग। गुण बता दिए। उपयोग क्या पहला है, ऐसा दे दे। समतल दर्पण का उपयोग। इसका पहला उपयोग है यानी चेहरा देखने में। तो चेहरा देखते हैं तो चेहरा देखने में दूसरा उपयोग है उल्टे अक्षरों को पढ़ने में। उल्टा अक्षर उसको पढ़ लेते हैं। जैसे पुलिस, एम्बुलेंस, स्कूल बस के आगे उल्टा लिखा रहता है, क्योंकि जो उससे आगे वाहन है तो चालक के पास रहता है 2 दर्पण। ड्राइवर के सामने रहता है वो समतल दर्पण है, आज रहता है साइड में उत्तल दर्पण है। तो समतल दर्पण से वह पीछे देखता है कि कौन उतरा कौन चढ़ा। अब देखते होंगे टिकट ढनढनाते तो नहीं खोलता होगा, वो देखता है पीछे कि कौन चढ़ रहा कौन उतर रहा है। तो समतल दर्पण के शीशा में जो स्कूल बस, एम्बुलेंस, पुलिस लिखा रहता है वह सीधा बनता है। तो चालक को पढ़ने में सुविधा होती है। इसलिए ये सब गाड़ियां में एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। जैसा बताते हैं कि पुलिस तो ऐसे लिखा रहेगा। LIC पुलिस ऐसे लिखा हुआ है। और तब इससे आगे जो वाहन है वहां समतल दर्पण है, तो उससे प्रतिबिंब क्या बनेगा, पार्श्व उत्क्रमण, यानी 180 डिग्री कोण से घूम जाएगा। अरे P है तो ऐसे P उलट जाएगा। P O L I C E। तब देखिए सीधा लिखा गया तो पढ़ने में सुविधा होगी। जैसे आप देखते होंगे लिखा रहता है एम्बुलेंस,
एम्बुलेंस ऐसे है, सी ऐसे लिखा था एम्बुलेंस गाड़ी में, उल्टा एम्बुलेंस है ऐसे लिखा रहता है। अब तब इस समतल दर्पण लगा दीजिए तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, उससे आगे गाड़ी है, वहां चालक के सामने समतल दर्पण में कैसे लिखाएगा, ए एम, ऐसे ही बी यू एल ए एन सी ई। अब देखिए सीधा लिखा गया, इसलिए एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है कि आगे वाहन के समतल दर्पण में सीधा पट्टी बनता है, तो चालक को पढ़ने में सुविधा हो जाती है एम्बुलेंस, और उसको साइड देता है। यदि उसका सायरन बंद होता खराब हो जाता है तो उसको देख पढ़ कर वह साइड देता है। यदि उल्टा लिखा था तो अगर ये देखिए उल्टा तो सीधा बनी है, यह समतल दर्पण का उपयोग है। यदि मोहर पढ़ना अध्यापक का लगा दिए समतल दर्पण तो सीधा हो जाएगा। ये दो उपयोग बताए। और तीसरा क्या है, आपको तीसरा है परिदृश्यक के निर्माण में। ये क्या है भाई, समझिए ये क्या है, आपको परीक्षा को यही लिखना है परिदृश्यक निर्माण में। तो है क्या कि देखिए ऐसे है कि ये कांच का नली या नली होता प्लास्टिक का, देखिए सामने देखिए, सामने देखिए, सामने देखिए है, क्या है जी, देखिए ये प्लास्टिक का नली है, इसको आगे बढ़ा थोड़ा सा, और टाइम लगता है समय, और ऐसा नली है, ऐसे रहता है। ये देखिए, फिर देखिए ऐसे रहता है। और नीचे इधर, हाँ अब देखिए प्लास्टिक या कांच की नली है,
प्लास्टिक की नली, और यहां समतल दर्पण लगा हुआ है 45 डिग्री के कोण से। ये 45 डिग्री कोण है, ये सतह से 45 डिग्री, और यहां भी समतल दर्पण लगा रहता है, ये भी कोण 45 डिग्री है। समतल दर्पण। अब देखिए, यहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या कोई वस्तु है, इस रूम में कोई वस्तु है, हम इसको देखिए इस रूम में है, यहां देख लेंगे, यहां पट्टी बन जाएगा, यहां तक देखिए, थोड़ा सा इधर ले आइए, यहां तक बनता है जी। तो अगर यहां देखिएगा तो यहां तक ऐसे जी। अब देखिए यहां वस्तु है, वस्तु से प्रकाश किरणें चलती है, वस्तु है, यहां से किरण चलेगी, यह समतल दर्पण पर आपतित होती है। इस वस्तु से क्या निकलेगी, समतल दर्पण पर होती है आपतित, इसको परावर्तित कर देती है। परावर्तित कर दिया। अब यह भी समतल दर्पण इसको परावर्तन कर देता है। अब ये आ गया नेत्र पर। अब देखिए कि वस्तु हम दिखाई पड़ जाएंगे, ये वस्तु है, इसका यहां पट्टी बन गया, हमको दिखाई पड़ गया, इसका नाम है परिदृश्य। जो अपनी आंखों से देख सकते नहीं हैं, हम इससे देख लें। यहां वस्तु से प्रकाश या समतल दर्पण पर, परावर्तन किया, फिर समतल दर्पण पर आया, फिर परावर्तन किया, आंख पर आया, यानी इस वस्तु को हम यहां देख लें। जिसको हम देख सकते नहीं हैं, तो इस उपकरण से इसको हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। इसका नाम परिदृश्य है। जैसे देखते हैं आप कि युद्ध में टैंक होता है, तो टैंक के आगे खिड़की रहेगा तो उसको तुरंत गोली मार देगा, तो पूरा पैक रहता लोहा से। इसी से देखता हूं, ऐसे निकालता बाहर, यहां से देखता है कहां दुश्मन है, और तब गोला बरसाता है। इसी अंदर बैठ गया, ऐसे देख रहा कहां दुश्मन है, तब गोला बरसाता है। खिड़की रहता नहीं है, वहां पर ऊपर छेद रहता है। तो इसका नाम है परिदृश्य। यानी हम जैसे देखते हैं कि हम पीछे का, हम जब बाल कटाते हैं तो हमको अपने से पीछे दिखाई पड़ता है, तो समतल दर्पण रहता है, उससे हम देख लेते हैं पिछला। तो जिस वस्तु को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो उसे जिस उपकरण के द्वारा देखा जाता है, उसे परिदृश्य कहते हैं। इसमें दो समतल दर्पण
45 डिग्री के कोण पर झुका होता है। परीक्षा में केवल उपयोग आता है, लेकिन आखिर बस परिदृश्यक के नियम इसमें लिखना है, अब फिर नहीं बढ़ाना है। ज्ञान दीजिए कैसा होता है परिदृश्यक। आपका लिखा था नोट में, क्या लिखेगा इसके बाद, यहां नोट लिखा था नोट कि जिस वस्तु को हम अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं तो उस वस्तु को जिस उपकरण के द्वारा देखा जाता है उसे परिदृश्यक कहते हैं। परिदृश्यक कहते हैं। इसमें कांच की नली में दो समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर ऑब्जेक्टिव और झुके होते हैं। ये ज्ञान हो गया। आखिरी उपयोग लिखेंगे बस परिदृश्यक के निर्माण में। क्या बता दिए, कांच की नली है, दो समतल दर्पण है, 45 डिग्री पर है, जिसका नाम है परिदृश्यक। और अगला क्या है, इसमें चौथा प्रश्न उतारना है, फिर उतारना है फिगर भी कॉपी में, ऐसा पूरा लिखना है। साइंस क्या है, ज्ञान। साइंस कब सीखेगा, टू नो, तब आप में जानने की इच्छा हो तब साइंस सीखेगा। अब आ रहा है बहुमूर्तिदर्शी बनाने में। चौथा है बहुमूर्ति दर्शी। नीचे लिखे बहुमूर्तिदर्शी इसका चौथा है बहुमूर्तिदर्शी बनाने। ये क्या देखिए, इसमें 3 समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुका होता है, 60 डिग्री। तो इसे मान लीजिए पहले 60 डिग्री बना दिए, 60 डिग्री फिगर देखिए, ज्ञान बढ़ेगा फिगर में। अच्छा देखिए, ये जो है 60 डिग्री पर है, 60 डिग्री। अच्छा अब यहां से फिर ऐसे कर दीजिए, पकड़ी से सामने थोड़ा नीचे दाएं वाला जी, ठीक है। फिर यहां ऐसे थोड़ा दाएं ऊपर
जी। अब फिर यहाँ ऐसे कर लीजिए। तब अब इसमें समान संबाहु आ गया इसे। ये भी 60 डिग्री है। डिग्री। देखिए ये समतल दर्पण एक, ये समतल दर्पण एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अनिश्चित रहता है। ऐसे रहता समतल दर्पण और ऐसा रहता 3 दर्पण। ऐसे इससे देखे ना, इससे 60 डिग्री पे ऐसे रहता है। ऐसे देखते हैं इसको, ऐसे समतल दर्पण है, ऐसे रहता है। ऐसे देखते हैं हम लोग इसे। अरे समझिए खिलौना है। आप मेला में जाते होंगे, बता रहे हैं। आज देखिए ऊपर है कांच का आवरण, ऊपर है सामने जी, ऊपर है कांच का आवरण, बहुत कठिन। कुछ पाने के लिए समय दिया जाता है। समय नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा। कांच का आवरण ये कांच का टुकड़ा है। आप देखिए ये कांच या प्लास्टिक का आवरण, कांच का प्लेट से बंद है। ये कांच का प्लेट से क्या बंद है। इस पर रंगीन कागज है जरा, रंगीन कागज, रंगीन आता ना कागज, रंगीन कागज जिसता रंगीन ऐसे रहता है। ऐसे रहता रंगीन पेपर। ये रंगीन कागज सटा हुआ है। कागज आज जब इससे देखते हैं हम लोग, ऐसे देखते हैं कि लगता है कि बहुत सा मूर्ति दिखाई पड़ रहा है, बहुत सा मूर्ति दिखाई पड़ रहा है रंगीन पेपर। ये देखते हैं तो ठीक खिलौना समझिए। इसी नाम है बहुमूर्ति दर्शी, वो मैंने अनेक, ताकि इसमें अनेक मूर्ति दिखाई पड़ रहा है। खिलौना ऐसा है, देखते हैं मेला में जाके देखिए, इसी नाम है बहुमूर्ति दर्शी। प्लास्टिक का आवरण, 3 समतल दर्पण, कांच का प्लेट, इस पर रंगीन कागज सटा हुआ है। जब इसे देखते हैं और रंगीन दिखाई पड़ता है, लगता है कि बहुत सा मूर्ति है।
बहुमूर्ति दर्शी, यानी यह खिलौना एक प्रकार का है। इसमें ही आ सकता है नोट में, आप परीक्षा में बना रहे हैं, आपको समझा दिए केवल। ये समतल दर्पण है, और नोट में दिखाते हैं बहुमूर्ति दर्शी में दर्शी के निर्माण के लिए 3 समतल दर्पण को 60 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित किया जाता है। आप समझ लीजिए कि बस उपयोग लिखना है कि चेहरा देखने में, उल्टे अक्षरों को पढ़ने में, परिदृश्य के निर्माण में, और चौथा है बहुमूर्ति दर्शी बनाने में। एक और ज्ञान के बाद बताए तो हम समतल दर्पण खत्म किए, लेकिन इसमें सत्यापन हम लोग करते थे, जितना बताए थे, जितना आगे वस्तु उतना पीछे प्रतिबिंब, हम सत्यापन करते थे कि दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की आधी होती है। 2 दीवार के मध्य में व्यक्ति बैठा हुआ है, इस दीवार का पूरा प्रतिबिंब पाने के लिए दर्पण की ऊंचाई 1/3 होना चाहिए, साबित करते थे। लेकिन क्या करें, वह तो बड़ा पड़ता है, इस पर हम आप सीख सकते नहीं। किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाएगी, हम सत्यापन करते थे। लेकिन ऐसा वीडियो में आप समझ नहीं पाइएगा, लेकिन ये बहुत कुछ बता दिए। अगर मौका मिलेगा उसको सत्यापन कर देंगे, ऐसा तक पढ़िए आप। अब तब आपको समतल दर्पण खत्म किए, अब तब आता है गोलीय दर्पण। तब आता है गोलीय दर्पण। देखिए तो है क्या, देखिए गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण हम आते हैं, अब मेरे पॉइंट आ रहा है अभी। अब दूसरा पॉइंट आ गया गोलीय दर्पण। क्या दे जी। अब दूसरा पॉइंट आ जाइए गोलीय दर्पण, यानी स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल गोलीय दर्पण, तो वैसा दर्पण जो कांच के खोखला गोला का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जो कांच के खोखला गोला का भाग होता है
उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए, इसको बनाते हैं कि ये कांच का खोखला गोला है। फिर बना रहे हैं, ये कांच का खोखला गोला है, इसका एक केंद्र है, सेंटर ओ। और जब हम इसको यहां से काट लेते हैं और काट के ही रंग देंगे, काटने पहले तो काट के यहां लाएंगे, जी फिर मिटाएंगे, आगे भेज देते हैं। इसको यहां काट के यहां लाए, ये भाग यहां काट के लाए, तो केंद्र, इसको हम बाहर रंग देते हैं। रंग दिए इसे, तो इसको रास्तित कर दिए, यह परावर्तक सतह हो। हम चेहरा देखें, यह प्रकाश लौटाएगा तो नजदीक कर दिए, इसका नाम है अवतल दर्पण, यानी कनकेव मिरर। यानी ये कांच का खोखला गोला भाग है, जिसको बाहर रंग दिए, यह परावर्तक सतह है। यहां चेहरा देखेंगे तो हम लोग को बोलेंगे कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग रजतित या कलई किया होता है, वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग रजतित या कलई किया होता है और परावर्तक सतह धंसा होता है। जो सतह प्रकाश को परावर्तित करती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। यह धंसा हुआ है, इसे अवतल या अभिसारी दर्पण कहते हैं। बताएंगे अभिसारी क्यों कहते हैं। जमा करता है, कन्वर्ट करता है। अब तब हम लोग क्या सीखेंगे कि इसको माप करके ऐसे कि बीच में कौन आता मन बिंदु, बीच में ऐसा ऐसा मापे, बीच में मध्य भाग में है, मिड पॉइंट। तो जब हम माप कर मल बिंदु लाए हैं, फिर ज्यामिति से मापे हैं, तो दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को, ज्यामिति क्या मापना, माप करके, तो दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव यानी पोल भी कहते हैं। पोल हो गई ध्रुव। और उसके बाद हम बताएंगे कि दर्पण जिस खोखली गोले का भाग होता है, इस देखिए इसके सामने में रखते हैं, है सामने की, ठीक है सर। बिंदु दे दिया है। देखिए यहां केंद्र, तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए यहां केंद्र, यहां वक्रता केंद्र, यहां ओ, यहां क्या है सी। तब वक्रता केंद्र और
ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पीछे काल्पनिक होता है, ये प्रधान अक्ष हो गया। और प्रधान अक्ष के समांतर, देखिए यहां देखिए, ठीक है सर। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी मध्य से गुजरती, मध्य से दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है, उत्तर में मालूम पड़ेगा, गुजरती या गुजरती हुई मालूम पड़ती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। और उसके बाद बताएंगे आपको कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। उसमें बता रहे हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको बड़ी आई फोकस दूरी छोटी है। अब बताएंगे कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। सब लिखाएंगे, दर्पण का द्वारक कहते हैं। उसी प्रकार आ जाइए, इसको यहां से काट लीजिए, तब आप इसको ऐसे बना लीजिए। आते इसको बाहर रंग दीजिए, अंदर बाहर रंग आएगा, ये अवतल हो गया। अंदर रंग आया, उत्तल दर्पण हो गया। तो यह उत्तल दर्पण हो गया कि वैसा गोलीय दर्पण जिसके अंदर का सतह रजतित या कलई किया होता है, अंदर का सतह रजतित या कलई किया होता है। आई बाहरी सतह जो है, यानी प्रावर्तक सतह उठा हुआ या उभरा हुआ होता है, उठा हुआ इससे उत्तल दर्पण कहते हैं। चूंकि यह प्रकाश को फैलाता है, इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। आगे बताएंगे कि वैसा गोलीय दर्पण जिसके अंदर का भाग रजतित या कलई किया होता है, कलई किया होता है, और प्रावर्तक सतह उठा हुआ या उभरा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अभी बात हो जाएगी कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे देखिए इसका भाग है, तो केंद्र पीछे के आगे है, पीछे अंदर केंद्र है, यहां इसका केंद्र हो जाएगा। केंद्र वहां, वो यहां क्या है, सी। इसका देखिए ये भाग यहां है, ये भाग यहां है, तो केंद्र पीछे के आगे, तो पीछे अंदर है, इसमें सामने, इसमें क्या है, पीछे है। अवतल में केंद्र सामने है और उत्तल में केंद्र क्या है, पीछे है। इसको मिला दीजिए, इसको मिला देते हैं तो यहां बोल्ड लाइन, पीछे में डॉट डॉट चलता, डॉट डॉट, पीछे डॉट डॉट चलेगा, यानी आगे वास्तविक और पीछे काल्पनिक। कोई भी दर्पण हो,
दर्पण के सामने वास्तविक और पीछे क्या काल्पनिक। अब प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, जो आगे हम बताएंगे, आपसारी फैलाता है। तो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, हाँ गुजरती है, वास्तविक है, यहां देखिए आपतित की लौटा देगा ये ऐसे। इसको पीछे बढ़ा दीजिए, ये हो गया मुख्य फोकस, लौटा फैला दिया इसको, तो हो गया मुख्य फोकस। और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ये फोकस दूरी कहते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक अर्थात अपर्चुर कहते हैं, अपर्चुर कहते हैं। हम फिर समझा रहे हैं, अगर बता रहे हैं सही से। फिर देखिए क्या है कि ये अवतल दर्पण है, अब उत्तल दर्पण है। दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अवतल का ही सामने है, उत्तल का क्या है, पीछे। और ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और तब प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। यहां गुजरती है सामने, यहां गुजरती क्या मालूम पड़ती पीछे। अतः ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह भी बात है। और दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। हम बताए कि थोड़ा सा वो क्या चाहिए, इसमें जगह चाहिए। पहले आप लोग क्या करिएगा कि गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, वैसा दर्पण जो कांच के खोखला गोला का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ई पहले उतार लीजिएगा। आता इसको उसको फिर से बनाते हैं, यहाँ जगह कम है, अब फिर से बनाते हैं इसको। देखिए तो इसको हम मिटा दे पहले, हम इसको उतारना केवल है। इसको हम फिर से बनाते तो उतारिएगा। तो देखिए अब बताते हैं। आप थोड़ा ध्यान नहीं था सकते कि चाहे वो कि नहीं हो, अब ध्यान देना। आप ये समझिए इसको, बस बहुत मेन पॉइंट है। अब देखिए कि ये कांच का खोखला गोला है, ये कांच का खोखला गोला है। सामान्य में बनाते हैं, कम दिक्कत है। ये कांच का खोखला गोला है। अब इसी गोला से एक भाग काटेंगे यहां से, वैसा। अब देखिए आ जाइए, उसे समझाए थे
अब दिखा रहे हैं गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो वैसा दर्पण जो कांच के खोखला गोला का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। लिखा दिए थे। अब तब देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अभी देखिए इथावतल यानी बाहरी भारादित, वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भारादित या कलई किया होता है तथा परावर्तक सतह धंसा होता है, उसे अवतल या अभिसारी दर्पण कहते हैं। पहला है अवतल या अभिसारी दर्पण। अवतल या अभिसारी दर्पण। हम आगे पढ़ाएंगे कि अवतल को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो जमा करता है और इसका कनकेव और कन्वर्जिंग मिरर कनकेव और कन्वर्जिंग मिरर लिखेंगे। वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी सतह, देखिए बाहरी सतह रदितित या कलई क्या होता है तथा यह प्रावर्तक सतह देखिए धंसा हुआ, इसे धंसा हो। अब हमने धंसा हो, यहां चला देखिएगा तो तथा प्रावर्तक सतह धंसा होता है। धंसा होता है उसे ठीक है, धंसा होता है। हाँ बता दें, थोड़ा सा धंसा होता है। फोटो सर, एक फोटो निकाल दीजिए। उसे अवतल या अभिसारी
दर्पण कहते हैं। याद कर जाइए। और दूसरा है उत्तलिया। अपसारी दर्पण। अगर फैलाने वाला बताएंगे आगे कि उत्तल को अपसारी क्यों कहते हैं। यानी कन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर। क्या लिखेंगे हम लोग, क्या कि वैसा गोली जिस देखिए, ध्यान देखिए कि बाहरी भाग अंदर, ये देखिए ऐसे है कि अंदर का भाग राजतीत हो। यहां चेहरा देखेंगे, अंदर का भाग राजतीत हो, यहां चेहरा देखेंगे और ये प्रकाश को लौटाएगा। आपतित परावर्तित, ये परावर्तक सतह है। ये राजतीत है, ये परावर्तक सतह, कोई उठा हुआ परावर्तक सतह है। तो वैसा गोलीय दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका अंदर का भाग राजतीत या कलई या होता है। तथा परावर्तक सतह उठा या उभरा हुआ होता है। उठा या उभरा हुआ होता है। उसे उत्तल या अपसारी दर्पण कहते हैं। आप ये परिभाषा लीजिए कि अवतल हुआ, घसा हुआ है, आई उठा हुआ, उत्तल हो गई। उत्तल परिभाषा क्या दिए, जिसका अंदर का भाग राजतीत या कलई क्या होता है, तथा परावर्तक सतह क्या है, उठा या उभरा हुआ होता है। उसे उत्तल या दर्पण कहते हैं। फिर लिखा है, देखिए फिगर बनाए एक साथ, हमें समझ में आ जाएगा। इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए। अब देखिए चलेगा फिगर एक साथ। अब सिर्फ ऐसा चलेगा फिगर। अगर ध्यान देना थोड़ा समन्ती हो, देखिए है। अब फिगर देखिए, उठाइए जी। देखिए ये कांच का खोखला गोला है, ठीक है। इसका एक केंद्र है, सेंटर।
केंद्र है। और जब यहां से इसको ऐसे काट देंगे, रंग देंगे बाहर, अब तल कहा जाएगा। फाइनल हो रहा है। देखिए फाइनल ऐसे रख देंगे इसमें। थोड़ा सा और बढ़ने से ये और मिटा दी, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। खींचिए थोड़ा सा झुका कर, और आगे और आगे। अब देखिए इसका नाम है बाहर रंग दिए, इसका नाम है अवतल या अभिसारी। अवतल या अभिसारी। दर्पण यानी कॉन्केव और कन्वर्जिंग मिरर कभी लिखे थे कि अवतल हो गया। अब देखिए तो पहला पॉइंट इसका है ध्रुव पोल। बताए थे ऐसे माप के मध्य बिंदु, ऐसे माप नहीं, जहां बीच में है, ये बीच में देखो है जी, थोड़ा सा नहीं, हाँ लगभग है ऊपर, हाँ उस दोनों बीच में, वो दोनों बीच में, हाँ उसके आगे थोड़ा सा ऊपर, हाँ जी ये बीच में है। और ऐसे ही मापना है, ऐसे मापे, यहां से ऐसे मापना, ऐसे ऐसे मापना है, और यहां से ऐसे मापना है, बीच में आना है। तो बीच में आए जी भी, इसका नाम है ध्रुव पी, इसे पी द्वारा। तो पहला पॉइंट ध्रुव है। कहिए दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल। इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। अच्छा अब देखिए सामने, इस सामने है, थोड़ा सा नीचे ये बना, इधर 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 बना जी। अब ठीक है ना, ठीक है जी मैम। अब देखिए केंद्र है, तो कांच का खोखला गोला है, समझाए थे, अब लिखा रहे हैं। खोखला गोला, क्या लिखिए केंद्र, यहां वक्रता केंद्र। दूसरा पॉइंट आ जाता है वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इसका। और तीसरा पॉइंट आ जाइए कि वक्रता केंद्र से सी द्वारा दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र से सी द्वारा सूचित किया जाता है। और आप यहां दिक्कत हो रहा थोड़ा सा, हम पेपर मिटा देते हैं। दिक्कत हो रहा तो मिटा देते हैं।
यानी ध्यान लिखते हैं दूसरा में वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण है इसका भाग है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके सी द्वारा सूचित किया जाता है। तीसरा आता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मिला है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को इसका नाम है प्रधान अक्ष। अब लिखते हैं, इस देखिए ये हो गया ध्रुव, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, ये हो गया आपका प्रधान अक्ष। तब मुख्य फोकस, मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। तो प्रधान देखिए सामने, देखिए ऐसा सामने थोड़ा सा नीचे ये वाला, अब ठीक है। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, अच्छा तो अपने यहां लगभग मध्य मिलना चाहिए, मध्य बिंदु जो कल साबित करेंगे F बराबर R/2। तो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है, गुजरती है या गुजरती क्या पड़ती, मालूम पड़ती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F द्वारा सूचित किया जाता है। तब आ जाओ, ये चौथा पॉइंट हो जाएगा। अब पांचवा पॉइंट आ जाओ कि फोकस दूरी या फोकसांतर, फोकल लेंथ बताते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी फोकसांतर। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। ध्रुव ही मुख्य फोकस है, ये छोटी एफ होगी, तो फोकस दूरी या क्या फोकसांतर है। तब आ जाओ छठा पॉइंट में
वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ये वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे बड़ी आर द्वारा सूचित किया जाता है। और तभी बच गया 7वां पॉइंट में द्वारक, अपर्चो, तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चौड़ाई है ये द्वारक कहला जाएगा, लिख देते हैं हम। उसी प्रकार चलेगा उत्तल में, यहां से भाग लेंगे कांच का गोला का। अच्छा, अब इसको हम मिटा देते हैं, अब इसकी आवश्यकता हमको अभी नहीं है, इसको आगे हम लिखाएंगे। ऐसे अभी रुक जाइए, इसको ऐसे करते हैं, यहां से इसको काट दीजिए, इसको ऐसे लाइए, है सामने है, इसको ऐसे रंग दीजिए, अंदर रंग दीजिए। तो यह हुआ अंदर का भाग रश्मि। अब परावर्तक सतह क्या उठा हुआ या उभरा होता है, उसे उत्तल, उत्तल या अपसारी, अपसारी दर्पण की फैलाती है। बताएंगे कि उत्तल को अपसारी क्यों कहते हैं। कन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर, कन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर, तो रखो, तो ले लो। अब देखो, तो अब यहां पर ध्रुव होगा, मध्य बिंदु बताए थे, ध्रुव परिभाषा दर्पण के, अब साथ जी, ध्रुव दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, है ना बिंदु जी सर। ये ध्रुव हो गया, पोल पी। अच्छा, इसके सामने देखिए, है सामने, थोड़ा नीचे इधर राइट का जी, अब ठीक है। यहाँ देखिए केंद्र से पकड़ो। अब देखो, ये वक्रता केंद्र है, यहां से काट यहां लगा गया है, तो अंदर है केंद्र, यहां वो, यहां से तो वक्रता केंद्र। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र ऐसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। अतः प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इसको ऐसे कर दीजिए कि प्रधान अक्ष या कौन अक्ष, मुख्य अक्ष, ये आगे ना का 1 लाइन, ये ऐसे डॉट 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 डॉट, फिर क्या हो गया कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष होगी, और फिर ये मध्य में क्या बताएंगे आपको, एफ, यानी प्रधान अक्ष के समांतर आपतित है,
और दर्पण से परावर्तन के बाद ये बाहर फैल जाती है, तो आप सारी कहते हैं, बाहर फैल गया। इसको बढ़ाएंगे पीछे की ओर, तो प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती मालूम पड़ती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ये मुख्य फोकस होगी। और तब है फोकस दूरी या फोकसांतर। ये ध्रुव और मुख्य फोकस, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। इसे छोटी एफ द्वारा सूचित किया जाता है। और वक्रता त्रिज्या, यहां देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये देखिए बड़ी या वक्रता त्रिज्या हो गया। और दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। देखिए द्वारक है, द्वारक है, द्वारक हो गया। अब इसको आपको इससे हमको आवश्यकता है, हम लिखाएंगे तुरंत, समझाया आपके लिए चीज होता है। तो लिखाना नया भी है, इसको आगे हम लिखा रहे छोट परिभाषा। चलो अब तुम क्या करो, इसको एक कांच का खोखला गोला है, अब तुम ये फिगर आइया दोनों उठा, चलिए तब आ जाओ पूर्व परिभाषा में चलाओ। उतारने के बाद आ जाओ परिभाषा में। कैसे परिभाषा में आ जाओ, तो पहला आ जाओ परिभाषा, ध्रुव पोल। तो दर्पण के ज्यामितीय दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। स्याही भर लें जी। उसके बाद आपको देखिए दूसरा परिभाषा आ जाइए, तो आपको वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले
दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोला के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा, इसे पी द्वारा, इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। एक ही बात है, कौन दिक्कत है? क्या जाता है? अब तब आ जाइए आप लोग तीसरा में आ जाइए, ध्रुव अति प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस अक्ष। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। कहते हैं। चौथा है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस। तो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें। आपतित किरणें आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से
गुजरती है, यानी आपतन में गुजरती है, या गुजरती हुई मालूम पड़ती है। मालूम पड़ती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे बड़ी कैपिटल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। ध्रुव, वक्रता केंद्र, प्रधान अक्ष, मुख्य फोकस। अब इसको उतारना है। अब देखिए चौथा पॉइंट आया, पांचवा में आ जाएगा फोकस दूरी या फोकसांतर। पांचवा आ जाएगा दूरी या फोकसांतर, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकस दूरी या फोकसांतर। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। इसे स्मॉल एफ, छोटी एफ द्वारा सूचित किया जाता है। छठा है वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच
कि दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहते हैं इससे बड़ी आर, कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। अट्ठावाद शतमा में द्वारा अपर से दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। उतार लीजिए, हम लगातार इसी पढ़ाएंगे। और जो फिजिक्स है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, उसको पूरा खत्म करेंगे। एवर से पढ़ाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे देखते जाइए। और एक वीडियो देखिए टाइम दे करके, इन्हें कैसे से उड़ा रहे हैं, और उसको लिखिए कॉपी में। इधर पूरा सब करवा देंगे। तो बच्चे छूट गए हैं, पीछे से उतारिए तेजी में, फिर आज शाम वीडियो लोड कर रहे हैं। फिर लगातार आप दुख बन के रखा हुआ है, तब लोड कर दें। इसलिए तेजी में उतारिए और तब समझिए, तब काम चलेगा। और लगातार पढ़ा देंगे, चालू कर देंगे। समझे कि नहीं? सब बोल